तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त आप मेरे सामने एक तस्वीर देख रहे होंगे। आप इस चेहरे से वाकिफ़ होंगे। डॉक्टर कल्बे जवाद नकवी, शिया धर्मगुरु। आपने हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु सुने होंगे, सुन्नी धर्मगुरु सुने होंगे, शिया धर्मगुरु सुने होंगे। उसमें से एक ख़ास नाम ये है कि कल्बे जवाद नकवी साहब। इस वक्त देख रहे होंगे आप कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड जारी किया था और आपसे राय मांगी थी, उस राय की तादाद जो हो गई वो 1 करोड़ के पास हो गई है। यानी करोड़ों में तादाद हो गई है। 1 करोड़, आप करोड़ों का मतलब 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ ना समझे, सिर्फ 1 करोड़ तक मेल अभी जेपीसी को पहुंचे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जिन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी राय भेजी। लेकिन खैर, मैं वो बात को किनारे करता हूं। आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या तमाम शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल को क्यों मुखालिफ है? चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो। आपने देखा हो कई मामलों में हो, इन तमाम उलमाओं की विचारधारा एक नहीं होती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया तो चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, उन तमाम उलमाओं की राय जो है वो मुत्तफिक एक थी। अच्छा, अब मैं आपका वक्त ना बर्बाद करके मैं आपको सीधे सीधे समझा देता हूं कि आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। आखिर चाहे वो उलमा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो, चाहे वो एक छोटा सा कर्मचारी हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, तमाम लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और मैं दिल्ली की जामा मस्जिद से जब गुजर रहा था तब मुझे ये एक पर्चा मिला और इसमें बहुत आसान तरीके से डॉक्टर कल्बे जवाद नकवी साहब ने समझाया है कि वक्फ बोर्ड का हम विरोध क्यों कर रहे हैं। वो 10 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉइंट क्या हैं जिसको भारत सरकार जो है वो तब्दीली ला रही है, और डॉक्टर कल्बे जवाद का मैसेज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आसानी से समझिएगा कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध किया क्यों जा रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है, हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि विरोध किया क्यों जा रहा है। मैं बहुत अंदर तक नहीं जा रहा हूं, मैं कोई जेपीसी का एक मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं वो पॉइंट कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहले क्या था और अब क्या होने वाला है, इस बात को समझिएगा। अगर बिल पास हो गया, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो गया, तो पहले क्या था और अब क्या तब्दीली लाई जा रही है, किस लिए विरोध कर रहे हैं, वो 9 पॉइंट जानिएगा। जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा समझाने की भी कोशिश करूंगा। पहले क्या था आप सुनिए। वक्फ एक्ट 1995, यानी वक्फ एक्ट जो 1995 का था, सेक्शन 108 ए के तहत वक्फ जायदादों, वक्फ एक्ट 1995 के अलावा कोई और एक्ट लागू नहीं हुआ। यानी वक्फ पर 1995 के अलावा कोई भी एक्ट जो है वो वक्फ की जमीनों पर, वक्फ पर नहीं लागू हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सुनिएगा। सेक्शन 108 ए 108 ए हटा दिया गया है, जो पहले था, ठीक है, लेकिन अब हटा दिया गया है। अब जायदादों को लिमिटेशन एक्ट लगेगा, मतलब जायदाद जो होंगी वक्फ की वो एक लिमिट में रहेंगी। मतलब जो जायदाद थी वो एक लिमिटेशन नहीं था उसमें कि कितनी है कितनी नहीं है। जिसने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया था वो वक्फ थी, लेकिन अब लिमिटेशन एक्ट लगेगा, पहले लिमिटेशन एक्ट नहीं था। तो पहला पॉइंट आप समझ लिए कि पहले लिमिटेशन एक्ट नहीं था, अब वक्फ पर लिमिटेशन एक्ट लगेगा। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। सर्वे कमिश्नर पहले क्या होता था, पहला वाला सुनिए, जो पहले होता था, जो बिल आने से पहले की बात कर रहा हूं। सर्वे कमिश्नर होता था जो सरकारी रिकॉर्ड्स देखकर जांच पड़ताल करके राज्य सरकार को रिपोर्ट देते थे, जिसके आधार पर राज्य सरकार गजट वक्फ प्रॉपर्टी में दर्ज करती थी। मतलब कुछ नहीं, सर्वे कमिश्नर होता था, वो सर्वे करता था और वो रिपोर्ट बनाता था और सरकार जो है वक्फ पर दर्ज कर देती थी, ठीक है। लेकिन अब तब्दीली क्या आ रही है समझिएगा। सर्वे कमिश्नर को खत्म कर दिया गया है। मतलब जो सर्वे कमिश्नर पहले था, जो सर्वे करता था, सिर्फ सर्वे करने का उसके अंदर पावर था, उसके पास सिर्फ सर्वे करने का पावर था, लेकिन अब सर्वे कमिश्नर को खत्म कर दिया गया है और सारी पावर जो है वो कलेक्ट्रेट को दे दी गई, यानी डीएम को दे दी गई। डीएम अगर कहेगा कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है तो ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, अगर डीएम कहेगा ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है तो ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो ये तब्दीली आई। पहले कमिश्नर होता था सर्वे कमिश्नर, अब नहीं है। अब आइए तीसरा पॉइंट जानते हैं, वो तीसरा पॉइंट क्या है। वक्फ एक्ट 1995
व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वंस अ वक्फ बोर्ड ऑलवेज वक्फ बोर्ड होता था। अब क्या तब्दीली लाई गई, अब सुनिएगा। बिल 2024 में वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ को खत्म कर दिया गया है। मतलब अब किसी भी वक्फ को खत्म किया जा सकता है। पहले वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब जो बिल आ रहा है भाजपा सरकार द्वारा, जो अब बिल लाने की कोशिश की जा रही है, अगर वो बिल पास हो गया तो वक्फ बोर्ड को खत्म भी किया जा सकता है। अब सुनिएगा चौथा पॉइंट, वक्फ बाय यूजर। पहला वाला मैं सुना रहा हूं, पहले क्या होता था, वक्फ बाय यूजर के तहत इबादत गाहों को वक्फ माना गया, यानी कि अगर कोई अपनी जगह का इस्तेमाल इबादत के लिए कर रहा है तो उसे वक्फ माना जाएगा। लेकिन अब क्या तब्दीली आ रही है वो सुनिए। बिल के आने के बाद चाहे किसी जगह पर कितने भी वक्त से इबादत हो रही हो, उसे वक्फ नहीं माना जाएगा और इबादत गाह नहीं रहेगी। मतलब 100 साल, 150 साल, 200 साल, 50 साल, जितनी भी वक्त में, मतलब इतने टाइम से नमाज अगर किसी जगह पर हो रही तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। लेकिन पहले ऐसा था कि अगर पुराने समय से जो है वहां पर नमाज हो रही है, या फिर वहां पर दरगाह है, या फिर वहां पर कब्रिस्तान है, तो वो वक्फ मानी जाती थी। अब पांचवा पॉइंट सुनिएगा, वक्फ अलल औलाद हमेशा वक्फ रहेगा। मतलब वक्फ जो है हमेशा वक्फ रहता है, औलाद दर औलाद। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने कोई जो है जायदाद जो है वो वक्फ कर दी, तो मेरी औलाद आएगी, वो भी मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब ऐसा है कि अगर मैंने वक्फ की है तो जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक वो वक्फ है, उसके बाद नहीं है। अच्छा, पॉइंट दूसरा समझिए, भाजपा सरकार क्या करना चाहती है इसमें। वक्फ अलल औलाद के मामले में अगर वाकिफ की कोई औलाद ना रहे तो ऐसा वक्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। मतलब मैंने कोई चीज अगर वक्फ की है तो अगर मैं क्योंकि सबको मरना है, मैं इंतकाल कर गया और मेरी कोई औलाद नहीं है, तो भाई वक्फ वहीं पर खत्म हो जाएगा। वो जमीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर केंद्र सरकार के अंडर में आ जाएगी। सोचिए। अब छठा समझिए पॉइंट को, वक्फ प्रॉपर्टीज की वक्फ डीड। सुनिएगा, वक्फ प्रॉपर्टीज जो पहले था, पहले क्या था, वक्फ प्रॉपर्टीज की वक्फ डीड का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वक्फ एक्ट 1923 में आया है और तकरीबन 90% वक्फ 1923 से पहले के हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड डीड होने का सवाल पैदा नहीं होता। ऐसी वक्फ जायदादों का रिकॉर्ड बतौर मस्जिद, कब्रिस्तान, इमाम बारगाह वगैरह होता है, और उन रिकॉर्ड वगैरह के आधार पर ही इन जायदादों को वक्फ जायदाद माना गया और बाकायदा वक्फ रजिस्टर्ड गजट पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए वक्फ एक्ट के तहत दर्ज किया गया। यानी 1923 में जो उससे पहले भी जो क्या नाम है जमीन थी, या फिर कोई इबादतगाह हो, दरसगाह हो, कब्रिस्तान हो, उसे भी वक्फ मान लिया जाता था। लेकिन अब सुनिएगा, सभी जायदादों को दोबारा से वक्फ में 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जितने भी वक्फ बोर्ड हो, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो शियों की वक्फ की हुई जमीन हो, चाहे वो सुन्नी की वक्फ की जमीन हो, अब उन्हें रिकॉर्ड दिखाना होगा 6 महीने। अगर बिल पास हो गया तो 6 महीने के अंदर दिखाना पड़ेगा, वो कागज दिखाने पड़ेंगे। आगे सुनिएगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वक्फ डीड का होना जरूरी है। पहले वक्फ डीड का होना जरूरी नहीं था, लेकिन अब वक्फ डीड का होना जरूरी है। जिन वक्फ जायदादों की वक्फ डीड नहीं होगी उन्हें वक्फ नहीं माना। मतलब अगर डीड नहीं है तो उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। ये अब की बात बता रहा हूं, वक्फ नहीं माना जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। मतलब डीड दिखानी पड़ेगी, अगर डीड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, और ये काम सिर्फ 6 महीने के अंदर ही करना होगा। ठीक है। इस पर 90% मस्जिदें, इबादत गाहें, बारगाहें, करबला, कब्रिस्तान सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाएंगी। यानी अगर 6 महीने के अंदर जो है वो कब्रिस्तान जो है, कब्रिस्तान उन तमाम लोगों का डीड नहीं दिखाई आपने इबादत गाहों की, चाहे वो दरसगाह हो, चाहे वो इबादत गाह हो, चाहे वो मसाजिद हो, 6 महीने के अंदर डीड नहीं दिखाई गई तो वो घोषित कर दी जाएंगी। ठीक है, सरकारी संपत्ति घोषित कर दी जाएंगी। अब सुनिएगा, 7वां पॉइंट बहुत अहम, 7 और 8 और 9 पॉइंट में समझाने। आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं ये इस पॉइंट को नहीं समझा। मैं इंशाल्लाह जो है वो वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल 7वां पॉइंट सुनिए, कोई जायदाद वक्फ है या नहीं, ऐसे विवाद का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर जज होते हैं और वे अदालत में अपना फैसला सुनाते हैं। पहले सुनिए, पहले क्या होता था, कोई भी जायदाद
वक्फ है या नहीं, ये जानने के लिए क्या होता था, कोई भी जायदाद वक्फ है या नहीं, इसको जानने के लिए ऐसे विवाद का फैसला कैसा होता था, ट्रिब्यूनल द्वारा, ट्रिब्यूनल कोर्ट होता था, वक्फ ट्रिब्यूनल होता था, और जिसमें जुडिशियल ऑफिसर जज होते थे। जो जुडिशियल ऑफिसर होते थे वो जज होते थे और वह अदालत में अपना फैसला सुनाते हैं। अब क्या होगा, सुनिए 7वां नंबर, इस बिल के तहत कलेक्टर को यह पावर दी गई। पहले क्या था, जुडिशियल ऑफिसर होता था, अब सुनिएगा, इस बिल के तहत कलेक्टर को यह पावर दी गई है कि वह यह फैसला करेगा, मतलब कलेक्टर फैसला करेगा कि यह वक्फ है या नहीं, फैसला करेगा कि जायदाद वक्फ है या नहीं, और जब तक कलेक्ट्रेट यह विवाद लंबित रहेगा भूमि सरकारी रहेगी। मतलब जब तक ये मामला उस लंबित रहेगा, जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तब तक ये सरकारी संपत्ति रहेगी। सुनिए, यह वक्त तब तक चाहे भूमि वक्फ की हो या ना हो उसी सरकारी भूमि में माना जाएगा। मतलब अगर ये वक्फ है या नहीं है, जब तक फैसला नहीं आएगा ये सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। और पावर किसके हाथ में होगी, कलेक्ट्रेट के पास होगी, जिला जज के डीएम के पास होगी। और 8वां पॉइंट सुनिएगा, पहले क्या होता था, सीओ वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमान सरकारी अधिकारी होते थे। मतलब वक्फ बोर्ड में क्या होता था, सिर्फ मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लोग जो ही अधिकारी होते थे, मुस्लिम अधिकारी ही होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले मुस्लिम वक्फ बोर्ड, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, उसमें मुसलमान ही अधिकारी होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीओ वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं। मतलब मुसलमान नहीं, कोई और भी हो सकता है। अब सुनिएगा, इससे एक पॉइंट, आप इस पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि मुल्क की हालात तो आप जानते हैं। मतलब जहां भी अगर मुसलमानों के मुद्दे आ जाएं तो लोग विरोध करने से पीछे नहीं हटते। अगर मुसलमानों का किस अच्छाइयां हैं तो मुसलमानों के खिलाफ आ जाएंगे, अगर मुसलमानों की बुराइयां हैं तब भी इसके खिलाफ, मतलब मुसलमानों के खिलाफ आना एक आदत सी हो गई है। शायद मैं नहीं समझा पाया उस बात को। मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे खिलाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, तो इसका पक्ष में लोग रैली निकाल रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया जाए और वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। हम चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड बचाएं, वो चाह रहे हैं खत्म हो जाए। तो अगर कोई गैर मुस्लिम इसका अधिकारी होगा तो मुमकिन है कि वो गलत फैसले सुना सकता है, क्योंकि ये मामला मुसलमानों से रिलेटेड है, और जो भी मामला मुसलमानों से रिलेटेड है हो सकता है कि गैर मुस्लिम जो है उसको खत्म कर दे। अब 9वां पॉइंट समझिएगा, वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान मेंबर चेयरमैन हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड में चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हो, मुसलमान ही चेयरमैन हो सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी मेंबर और चेयरमैन हो सकते हैं। अब 2 गैर मुस्लिम मेंबर बनाने का प्रावधान लाया गया है। आपने ये 9 पॉइंट समझ लिए। अब डॉक्टर कल्बे जवाद नकवी जो कि शिया धर्म गुरु हैं, अब उन्होंने क्या एक मैसेज किया है, मैसेज आपसे अपील क्या की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जैसा कि आप हजरात के इल्म में है कि संविधान के खिलाफ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया है जो औकाफ को तबाह और बर्बाद करने वाला है। मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब ने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने वाला ये बिल है, और जब कौम को धोखा देने के लिए जेपीसी बनाई गई, क्योंकि सरकार ने जेपीसी बनाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री क्या नाम है, कमीशन बनाया हुआ है, कमेटी बनाई हुई है। जेपीसी एक धोखा है। अभी हम लोग जेपीसी को अपनी राय भेज रहे हैं ना। मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब ने कहा कि जेपीसी एक धोखा है। अच्छा, धोखा क्यों कहा ये भी आप समझिएगा। अभी आप यहीं पर बिल्कुल अपने आप को फैसला मत ले लीजिएगा कि कल्बे जवाद नकवी ने कह दिया कि जेपीसी धोखा है। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, वक्फ को बर्बाद करने वाला बिल आया है, पहली मुखालफत की, दूसरी मुखालफत की कि जेपीसी एक धोखा है। अब आगे देखिए, जिसमें मेजोरिटी बीजेपी की है, जिसमें जो जेपीसी बनाई गई है उसमें मेजोरिटी, ज्यादातर तादाद जो है वो बीजेपी के एमपी हैं। अब समझे आप क्यों मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि जेपीसी एक धोखा है। यकीनन भाजपा के एमपी हैं और भाजपा ही बिल ला रही है, तो फिर धोखा तो हो ही सकता है ना। आगे पढ़िए, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है कि जेपीसी के जरिए हमारी मस्जिदें,
कब्रिस्तान, इबादत गाहों में इबादत करने की आज़ादी छीनने का हक इस प्रकार संविधान नहीं देता है। जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से संविधान ने हमको इजाज़त दी है, लेकिन संविधान के खिलाफ भाजपा सरकार आई है और हमारे औकाफ, हमारी इबादत गाह, हमारी दरसगाह, हमारी कब्रिस्तान, हमारे जो है जित मस्जिदें वो छीन रही है भाजपा, संविधान के खिलाफ जाकर के, संविधान के खिलाफ जाकर के। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, लिहाजा पूरी कौम को बेदार होने की जरूरत है, पूरी कौम बेदार हो जाए, क्योंकि इस बिल की वजह से कौम और मिल्लत के अजीम नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल आ गया तो कौम और मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बिल के पास होने के बाद ना ज़्यादातर मस्जिदें में नमाज हो पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार ने ये बिल पास करवा दिया तो ना ज़्यादातर मस्जिदों में नमाज हो पाएगी, ना नमाज कायम हो पाएगी और ना ही इमाम बारगाहों में अज़ादारी। शियों से भी अपील की है, क्योंकि शिया भाई हमारे अज़ादारी करते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि आप भी इस बिल का पूरा विरोध कीजिए, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो इमाम बारगाहों में अज़ादारी भी नहीं हो पाएगी, अज़ादारी के प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किए जा सकेंगे। वक्फ बिल 2024 में इस तरह के शराइत लाए हैं कि इनके तहत 90% वक्फ जायदाद और औकाफ की ज़मीन गैर संवैधानिक तरीके से सरकारी करार दिया जाएगा। मतलब ऐसे ये पॉइंट लाए गए हैं वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल में कि अगर ये पास हो गया तो 90% जो है वक्फ जो है वो सरकारी संपत्ति में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर 90% वक्फ की ज़मीनें जो है वो सरकार के खाते में चली जाएंगी, सरकार के दायरे में हो जाएंगी, तो फिर बचेगा क्या मुसलमानों को? यकीनन कौम और मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान है और करार दिया जाएगा। और हद तो ये हो गई कि सरकार हमारे कब्रिस्तानों से, जिनमें हमारे आबाओ अजदाद दफन है, उन कब्रिस्तानों से भी हमें इस बिल के जरिए महरूम कर देगी। जिसमें हमारे आबाओ अजदाद दफन है वो भी सरकारी संपत्ति में आ जाएंगे और हम महरूम रह जाएंगे। लिहाजा अब वक्त आ गया कि हम सब मुत्तहिद होकर के कमर बस्ता हो जाएं और इस वक्त बिल 2024 की मुखालिफी तहरीक के लिए, जो तहरीक चल रही है 2024 की मुखालिफ, 2024 में जो 13 सितंबर तक जो जेपीसी ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपसे तहरीक चल रही है, उस पर आप बढ़ चढ़ करके साथ दें, अपनी जान माल की परवाह किए बगैर, मतलब उन्होंने कहा जान माल छोड़ दीजिए, उसकी परवाह किए बगैर इस जुल्म की नाइंसाफी पर मुबन्नी वक्फ बिल, जो जुल्म पर नाइंसाफी, जुल्म और नाइंसाफी दो वर्ड यूज किए मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब ने, जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, इस पर मबनी जो बिल है 2024 के हुकूमत जालिमाना रवैये के खिलाफ अपनी दीनी फराइज समझते हुए अपनी आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए उठ खड़े हो जाइए। मतलब ये जो है ये आपका अपना पर्सनल मैटर नहीं है, बल्कि आप इसको दीनी मैटर समझ करके, दीनी मकसद समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के आने वाले बिल का विरोध कीजिए। खैर, मैंने आपको वो 9 पॉइंट समझाए हैं आसानी से, और अगर आप नहीं समझे तो मुझे फिर में कमेंट बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर कल्बे जवाद नकवी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अमामुन नास के लिए, यानी आम लोगों के लिए बिल क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, वो बहुत आसान कर दिया है। खैर, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम लोगों तक।